तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। देखिए, अक्षांश और देशांतर एक साथ में पढ़ी जाती है, परंतु हम आज केवल अक्षांश रेखाओं को ले रहे हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। मीन्स अगर हकीकत में हम कहीं जाएं तो ये रेखाएं हमें नहीं मिलेगी, ये केवल कागजों में होती है, ठीक है ना। तो ये केवल कल्पना पर आधारित रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर दोनों। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, होता ये है कि किसी भी जगह पर हमें एक एड्रेस की जरूरत होती है, क्योंकि धरती तो बहुत बड़ी है, जैसा कि आपको दिखाई दे रही है। ये संपूर्ण धरती है, इस पर कोई विषय वस्तु कहां पर अवस्थित है इसकी जानकारी लगा पाना बहुत भारी काम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक जाल का निर्माण कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो जाल होता है ना, ये अक्षांश और देशांतर से बनता है। जब अक्षांश और देशांतर से ग्रिप बन जाता है या जाल बन जाता है, या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो जो छोटे छोटे वर्ग बन जाते हैं, उस वर्ग के आधार पर हम उस पर्टिकुलर जगह का एड्रेस निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही ध्यान रखना है कि अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं और इनका उपयोग पृथ्वी के ऊपर लोकेशन या एड्रेस निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यहां तक ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इस एनिमेशन की तरफ। ये क्या दर्शा रहा है? आपने ध्यान से देखा होगा कि यहां पर रेड कलर की रेखाएं आपको दिखाई दे रही है। अब ये जो रेड कलर की रेखाएं हैं, ये है अक्षांश रेखाएं। ये क्या है? अक्षांश रेखाएं। क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो अक्षांश रेखाओं के बारे में है, इसीलिए आज हमने केवल अक्षांश रेखाओं वाला ही चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब जैसे ये अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, यानी कि आपको दिखाई दे रही होगी इस प्रकार से ये अक्षांश रेखाएं रहती है। जिस तरीके से अक्षांश रेखाएं रहती है उसी तरीके से देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर रहती है, यानी कि इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर ये देशांतर रेखाएं रहेगी। तो आप सबको यह समझ में आ जाएगा कि अगर अक्षांश रेखाएं इस तरीके से रहेगी और देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर रहेगी तो एक जाल बन जाएगा। एक जैसे गणित की कॉपी होती है, चौकड़ी की कॉपी होती है, वैसे यहां पर चौकड़ी बन जाएगी। तो उस समय पृथ्वी के ऊपर जो खाका बन जाएगा वह देखने में कैसा होगा, तो उसे हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं अगर मिक्स हो जाए आपस में तो वह देखने में कैसा लगेगा, उसे हम देखते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर यह अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों आपके सामने दिखाई दे रही है। अब इस पृथ्वी में कुछ ऐसी आकृति आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये आकृति क्या करेगी? लोकेशन देगी, यानी कि अगर किसी भी वर्ग में, पृथ्वी के किसी भी वर्ग में कोई भी स्थान या कोई भी विषय वस्तु अवस्थित है तो उस वर्ग का नाम हमें जानकारी में होना चाहिए, तो हम डायरेक्टली उस जगह को खोज लेंगे। जैसे आपको पता हो कि कई बार रॉकेट छोड़े जाते हैं, तो रॉकेट जब छोड़े जाते हैं तो पर्टिकुलर उसी स्थान पे जाकर गिरते हैं जहां पर निशान लगाया होता है, यानी कि जहां पर वह लक्ष्य दिया होता है। तो रॉकेट दूसरी जगह पर क्यों नहीं गिरता है? इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि रॉकेट को अक्षांश और देशांतर का एड्रेस दे दिया जाता है, पर्टिकुलर जहां उसको भेजना है। तो इस तरीके से पूरी पृथ्वी के ऊपर अक्षांश और देशांतर एड्रेस निकालने का काम करते हैं। तो ये तो हमारे सामने क्या हो गया? ये तो हमारे सामने एक खाका हो गया कि इस प्रकार से ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये सारी देशांतर रेखाएं हैं और पूरी पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार का खाका बन जाता है और ये कंप्लीट काल्पनिक है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल है। अब जब पृथ्वी पर ये खाका बन जाता है तो यह कैसा नजर आता है उसे भी हम देख लेते हैं। जब पृथ्वी पर यह खाका बन जाता है तो ये देखने में कुछ ऐसा नजर आता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर आपको ये जो भाग दिखाई दे रहा है, यानी कि जो आपको वर्ग दिखाई दे रहे हैं, ये भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आपस में काटने से बने हैं। तो इस तरीके से आपने यह आकृति ग्लोब में भी देखी होगी। तो ग्लोब में भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं दी हुई होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी ग्लोब आपको दिखाई देता है और उस पर भी ये स्थिति आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तो हो जाता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कि पूरी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस प्रकार से फैली होती है। तो वो काल्पनिक रेखाएं होती है, कल्पनाशील रेखाएं होती है। जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है और जो देशांतर रेखाएं होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है।
अभी इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो थोड़ी सी जानकारी है जो हमें माइंड में सेट होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए, अब अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची कैसे जाती है, यहां पर हमें समझना है कि अक्षांश और देशांतर कैसे खींची जाती है। तो आज हम केवल टॉपिक में बात करेंगे अक्षांशों के बारे में कि अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती है। तो देखिएगा ध्यान से, ये कंप्लीट पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में ये वाला जो भाग है, बीच वाला भाग, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। इसका जो मान होता है यह 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री होता है। इस 0 डिग्री के बीच में ये जो भाग होता है इसे अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। इस अक्ष से क्या होता है? इस अक्ष से डिग्री कोण का निर्धारण होता है, यानी कि अंश का निर्धारण होता है। कितने डिग्री का अंश है इसके आधार पर वह अक्षांश डिपेंड करता है। जैसे अब आप ध्यान से देखना इसे, अगर मैं इस अक्ष की बात करूं और ये जो रेखा है ये विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री रेखा में काउंट होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं, यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये वाला जो भाग है ये कितना है? 15 डिग्री का हो जाता है। ठीक है ना, ये 15 डिग्री का हो जाता है और ये अक्ष से खींचा हुआ कोण है। तो अक्ष से खींचा हुआ कोण होने के कारण ये एक अंश है, अक्ष से खींचा हुआ है, इसलिए इसे अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। इसे मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, लिखवाते हुए चित्र समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, तो ये एक अक्षांश बन जाता है। माना कि ये 15 डिग्री का अक्षांश है, तो एक अक्षांश यहां बन जाएगा, एक अक्षांश यहां बन जाएगा, और इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तब ये जो रेखा है इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब ये प्रश्न आता है, वस्तुनिष्ठ में भी आता है, तो आप ध्यान रखना कि अक्षांश किसे कहते हैं? पृथ्वी के विषुवत रेखा के अक्ष से, पृथ्वी के विषुवत रेखा के अक्ष से कितने डिग्री का अंश खींचा जाता है, जितने डिग्री का अंश खींचा जाता है वह अक्षांश कहलाता है। माना कि यहां 15 डिग्री का अंश खींचा जा रहा है, 15 डिग्री का अंश खींचा जा रहा है, तो ये 15 डिग्री अक्षांश है। 15 डिग्री अक्षांश है। 15 डिग्री यहां, 15 डिग्री यहां, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो यह 15 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। 15 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। इस प्रकार से ही अलग अलग डिग्री के आधार पर ये अक्षांश खींचे जाते हैं। ठीक है ना, तो अभी तो आप चित्र देख लीजिए और जब मैं इसको समझाऊंगा तब आपको मैं रेखात्मक तरीके से ये बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक चित्र ये भी देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा से डिग्री अक्षांश खींचे जाते हैं, तो ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री वाली विषुवत रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा से आप देखेंगे यहां पर 15 डिग्री का अंश खींचा हुआ है। अब जब ये 15 डिग्री का अंश खींचा हुआ है ना, तो ये 15 डिग्री अक्षांश है। इसके बाद में ये 30 डिग्री का खींचा हुआ है, ये 45 का, ये 60 का और ये 90 का। यहां पर भी 15 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे ये 15 है, ये 15, इन दोनों अक्षांशों को आपस में जोड़ा जाएगा तो वो अक्षांश रेखा बन जाएगी। अब ये चित्र है, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जो चित्र होते हैं ना, इनके बेस पर प्रश्न पूछा जाता है, और जब ये पूछा जाता है तब हमें उस समय ध्यान नहीं पड़ता है कि हम किस तरीके से उसका उत्तर दें। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको चित्र के माध्यम से भी समझ में आएगा ना, तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी। अब अगर इस डिग्री अक्षांशों को हम देखें तो इनसे जो लाइनें खींची जाएगी वो कैसी दिखाई देगी? वो दिखाई देगी ऐसी, है ना। ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है और उसके ऊपर ये आपको अक्षांश रेखाएं दिखाई दे रही है। एक चित्र ये भी देख लीजिए। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये अक्षांश खींचा हुआ है, तो अक्षांश को अगर हम उस टुकड़े को बाहर की ओर निकाले ना, तो वो नीचे अक्ष से डिग्री अक्षांश खींचे हुए, तो ये यहां पर प्रदर्शित कर रहा है कि किस प्रकार से यह डिग्री अक्षांश नीचे अक्ष से खींचा हुआ है। यानी कि पर्टिकुलर ऊपर वाला पार्ट है वो कहां से जुड़ा हुआ है? वो सेंटर से जुड़ा हुआ है। ये सारा जो पार्ट है ये सारे अक्ष से ही जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये सारे अक्षांश कहलाते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के ऊपर हमने अक्षांशों को देखा, यानी कि अक्षांश रेखाओं को देखा, और अगर इस पृथ्वी को या इस ग्लोब को हम खोल दें तो इस प्रकार से ये चार्ट का निर्माण हो जाता है। देखिए कैसे चार्ट का निर्माण होता है। ये इस तरीके से एक चार्ट बन जाता है, या ये एक समतल मानचित्र में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहां पर
ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ये मिलेगा कि इन अक्षांशों में जो ऊपर पॉइंट है वो धीरे धीरे रेखा में चेंज हो रहा है। अब देखिए ये ऊपर वाली रेखा बन गई है। तो ये सारी चीजें अभी पढ़ाने में आपके काम आएगी, तो इसको आप समझिएगा कि किस प्रकार से यह काम कर रहा है। पूरी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर है, और जब उन्हें मानचित्र के रूप में खोला जाता है तो अक्षांश खुल जाते हैं और इस तरीके से मानचित्र के रूप में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है ना। अब जब हम इसकी बात करेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को मैं वापस आपको समझाऊंगा। और जब ये खुल जाता है तो कैसा दिखाई देता है, तो ये दिखाई देगा ऐसा। तो मानचित्र में कुछ ऐसा दिखाई देता है और ग्लोब में कुछ वैसा दिखाई देता है जो इससे पहले हमने देखा है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारी रेखाएं दिखाई देगी, ऊपर से नीचे वो देशांतर है और यहां से पूर्व से पश्चिम है वो क्या है, वो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है। तो सारा कॉन्सेप्ट यही है। इसको हम अब समझेंगे कि किस तरीके से इसे हम देख सकते हैं या इसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट की, और हमारा कॉन्सेप्ट है अक्षांश रेखाएं। तो जैसा कि ये हमारी स्लाइड है किसकी, अक्षांश रेखाओं की, और यहां से हम शुरुआत करते हैं अपने नए डेरिवेशन के। देखिए ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की अगर हम बात करें, तो पृथ्वी में एक शब्द होता है जिसे कहा जाता है परिधि। परिधि क्या होता है, परिधि का अर्थ होता है कि अगर पृथ्वी के एक भाग से हम चलना प्रारंभ कर देते हैं और हम चलते हुए धीरे धीरे आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद में अब पृथ्वी तो गोल है, तो इसके पीछे की ओर चलते हुए जैसे ही हम इस पॉइंट पर वापस आते हैं तो जो दूरी हमने तय की है ना उसे हम परिधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम पृथ्वी की परिधि की बात करें तो पृथ्वी की दो प्रकार की परिधि होती है। कैसी होती है, पहली परिधि तो वो होती है जो इस तरीके से चलती है, यानी कि भूमध्य रेखा से चलती है और वापस आकर समाप्त हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखीय परिधि। ठीक है, एक परिधि ये हो जाती है। दूसरी परिधि कौन सी हो जाती है, दूसरी परिधि हो जाती है ध्रुवीय परिधि। ध्रुव से ध्रुव की ओर परिधि, इस प्रकार से ये दूसरी परिधि हो जाती है। तो ये वाली जो परिधि है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ध्रुवीय परिधि। अगर हम विषुवतीय परिधि या भूमध्य रेखीय परिधि की बात करें तो ये कितनी है, तो यह रहती है 40,008 किलोमीटर। कितनी रहती है, 40,008 किलोमीटर। याद रखिएगा, साधारण रूप में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की जो परिधि है कौन सी, विषुवत रेखीय परिधि या भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है, तो यह है 40,008 किलोमीटर। ठीक है ना, 40,008 किलोमीटर यह परिधि है। इसके अलावा अगर यह पूछ लिया जाए कि जो ध्रुवीय परिधि है वह कितनी है, ध्रुवीय परिधि कितनी है, तो ये जो ध्रुवीय परिधि है ये आपकी रहती है 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर यह ध्रुवीय परिधि रह जाती है। अब प्रश्न यह भी बनता है कि पृथ्वी की विषुवत परिधि और ध्रुवीय परिधि का अंतर कितना रहता है, तो इसका हम अगर अंतर कर लें तो यह आता है 67 किलोमीटर। तो ये चीज आप ध्यान रखना, 67 किलोमीटर ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से ध्रुवीय परिधि और भूमध्य रेखीय परिधि ये दोनों चीजें हमारे यहां पर क्लियर हो जाती है। अब अगर व्यास की बात कर दी जाए या अर्ध परिधि की बात कर दी जाए तो इसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो वह उसकी अर्ध परिधि आ जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं, ये हमें अपने माइंड में रखनी है। अब हम बात करते हैं अपने अक्षांश के बारे में। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीच भाग में अगर एक हम रेखा खींच देते हैं
तो ये भूमि के मध्य की रेखा है, इसीलिए इस रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो भूमध्य रेखा है इसका मान होता है 0 डिग्री। क्या रहता है? 0 डिग्री मान रहता है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह विषुव से बना है, और विषुव का अर्थ हमने ये पढ़ा था कि जब दिन और रात जिस बिंदु पर बराबर होते हैं उसको हम विषुव कहते हैं। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए इस रेखा को हम विषुव रेखा कहते हैं, क्योंकि यहां पर दिन और रात की अवधि बराबर रहती है, इसलिए इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। अब इसके जो ऊपर वाला भाग है, उत्तरी भाग, इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसके बाद में अगर हम नीचे वाले भाग की बात करें तो उसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गोला है और उसका आधा भाग है, यानी गोला अर्ध है, इसलिए इसको हम गोलार्ध कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब देखिए क्या रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्षांश किसे कहते हैं, तो अक्षांश विषुवत रेखा का जो अक्ष है या जो पृथ्वी का अक्ष है, अक्ष से खींचा गया अंश कितने डिग्री का है उसके आधार पर होता है। जैसे माना कि ये है इसका अक्ष, क्या है? अक्ष है, और अक्ष से हमने यहां पर 15 डिग्री का अंश खींचा। अंश का अर्थ होता है डिग्री कोण, तो 15 डिग्री का अंश खींचा तो ये हो जाता है आपका अक्षांश। अक्ष और अंश इन दोनों को अगर हम मिला दें तो अक्षांश बनता है। तो अक्षांश की परिभाषा हमारी यहां पर ये हो जाती है कि पृथ्वी के अक्ष से कितने डिग्री का अंश खींचा गया है उसे अक्षांश कहा जाता है। तो ये 15 डिग्री का हो गया, तो यहां से भी अगर हम खींचे ना तो 15 डिग्री का यहां भी हो जाएगा। जैसे यहां से हमने खींचा तो ये 15 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम थोड़ा और ऊपर की ओर जाएं यहां, तो ये आपके 30 डिग्री का अंश हो गया। इसके बाद में यहां भी अगर हम देखें तो ये भी आपका 30 डिग्री का हो गया। इसके बाद में थोड़ा और ऊपर जाए तो ये 60 का हो गया, यहां भी 60 का हो गया। ठीक है, और इसके बाद में यहां देखें तो यहां हो जाता है 90 का, क्योंकि ये दोनों आपस में एक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे अक्षांश है। ये क्या है? अक्षांश है। अब याद रखना ये अक्षांश कितने गैप से रहता है? ये अक्षांश रहता है 1 डिग्री के गैप से, यानी कि 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना। इस प्रकार से ये चलता हुआ 90 तक पहुंचता है यहां से, और 90 तक पहुंचता है यहां से। तो इस तरीके से ये प्रत्येक एक जो अंश है ये अक्षांश कहलाता है, क्योंकि अक्ष से खींचा हुआ है इसलिए अक्षांश है। ठीक है, अब देखिए अगर इन अक्षांशों को अगर हम मिला दें आपस में, जैसे ये 15 है और ये 15 है, दोनों अक्षांशों को मिला देना तो ये कहलाती है अक्षांश रेखा। तो ये हो गया अक्षांश, और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे अक्षांशों को या समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? कहते हैं अक्षांश रेखा। तो 15 को 15 से मिला दिया, 30 को 30 से मिला दिया, 60 को 60 से मिला दिया, और 90 एक बिंदु के रूप में दिखाई देता है। तो जैसे ये बनते हैं ना, उसी प्रकार से नीचे भी इस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो अक्षांश हमें समझ में आ गया, 1 नंबर अक्षांश समझ में आ गया, और 2 नंबर अक्षांश रेखा भी हमें समझ में आ गई है। अब देखिए अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ बात करते हैं हम। अब सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहता है कि पृथ्वी पर कितने अक्षांश है? पृथ्वी पर कितने अक्षांश है? तो हमें ये जानकारी है कि ये 1 से लेकर 90 तक रहता है ना। तो 1 से लेकर 90, यानी कि अगर हम अक्षांशों की बात करें तो 1 से 90 ये है उत्तर में। तो हम ये कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कितने? 90। उत्तरी गोलार्ध में कितने? 90। अक्षांशों की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं कहूं कि अक्षांश संख्या कितनी है, अक्षांश संख्या कितनी है, तो उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में है 90, दक्षिणी गोलार्ध में कितने आ जाते हैं? 90 आ जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 180 हो जाते हैं।
अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन है, कई जगह पर अक्षांशों की संख्या 181 लिखी हुई है, परंतु 6 क्लास की जो बुक है वहां पर आपको अक्षांशों की संख्या 180 मिलेगी, और ये 180 सही भी है। अब क्यों सही है? क्योंकि ये जो 0 डिग्री है ना, इसका कोई मान नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि एक तो ऊपर से शुरू हो रहा है और एक नीचे से शुरू हो रहा है। ये जो अक्षांश है ये 0 डिग्री है, तो इसलिए इसको हम अक्षांश नहीं कहेंगे। ये रेखा तो है, ये अक्षांश रेखा तो है, परंतु ये अक्षांश नहीं है, इसीलिए हम यहां पर हमारा उत्तर करेंगे 180। तो अगर कोई पूछे कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो हम यहां पर कहेंगे 180, और 181 मानते हो तो आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी 6 क्लास की जो बुक है वहां भी 180 दी हुई है, और कंपटीशन के अंदर भी 180 को ठीक किया गया है, ठीक है ना। आप इस चीज का ध्यान रखना। तो अक्षांश संख्या कितनी होगी? 180, यानी कि 90 ऊपर अक्षांश है और 90 नीचे अक्षांश है, क्योंकि जो ये बिंदु है ना, ये भी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखाएं कितनी है? अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि यहां से ऊपर की ओर 90 है, तो यहां हम लिख देते हैं उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है? 90, ठीक है ना। और ये टोटल कितनी हो जाती है? टोटल हो जाती है 180। 180 ये रेखाएं हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक हम बीच वाले 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये रेखा है, इसको नाम भी दिया गया है, ठीक है ना। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा काउंट होगी। तो 90 और 90 और प्लस 1 कितना हो गया? 181 हो गया। अब यहां पर ध्यान रखना है कि अक्षांश रेखाएं हमने 181 काउंट की है, परंतु 90 और 90 उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में ये रेखाएं नहीं है, ये पॉइंट है, ये बिंदु है। तो 181 में हम माइनस कर देंगे 2 को, तो कितना हो जाएगा? 179। कितना हो जाएगा? 179। तो 179 हमारी क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं हैं 179। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। तो हमारे अक्षांश हो जाते हैं 180 और अक्षांश रेखाएं हमारी कितनी हो जाती है? 179 हो जाती है। इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। और ये प्रश्न पूछा जाता है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। चलिए इनकी कुछ विशेषताएं हम लेते हैं, और क्या इनकी विशेषताएं हो सकती है? तो देखिए, अगर इनकी विशेषताओं की बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जब भी अक्षांश रेखाएं बनती है ना, तो ये आपस में काटती नहीं है, क्योंकि ये बराबर में बनती है। अब 1 डिग्री यहां से बना ना, जैसे 1 डिग्री यहां और 1 डिग्री यहां, ये दोनों मिल गए तो आपस में कहां काटेंगे? कहीं नहीं काटेंगे। तो भूमध्य रेखा से ये समांतर भी होता है और आपस में काटते भी नहीं है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये भूमध्य रेखा के समानांतर है, समानांतर है और आपस में नहीं काटती है, आपस में नहीं काटती है। तो 2 विशेषताएं तो ये हो गई। एक तो ये भूमध्य रेखा के सारी अक्षांश रेखाएं समानांतर है और आपस में ये नहीं काटती है। दूसरा नंबर क्या है कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ना, ये वृत्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वृत्त का। तो हम यहां लिखेंगे कि अक्षांश रेखाएं वृत्त है। क्या है? वृत्त है। अब अगर अक्षांश रेखाएं वृत्त है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा वृत्त या ग्रेट सर्कल कौन सा है? तो ये है भूमध्य जो रेखा है वो ग्रेट सर्कल है, यानी कि बड़ा सर्कल है। तो यहां हम ग्रेट सर्कल के बारे में बात करें कि ग्रेट सर्कल या बड़ा वृत्त कौन सा है, तो ये रहता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। और अगर हम विशेषता देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर ऊपर तक जो इनके बीच में हमेशा समानांतर दूरी बनी हुई रहती है। अब प्रश्न एक और आता है कि 2 जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच में दूरी कितनी होती है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है? तो यहां पर अगर मैं कहूं कि 2 अक्षांश रेखाएं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो देखो ये यहां से लेकर यहां तक कौन सा भाग आ जाता है? ये आ जाता है आपका ध्रुवीय परिधि। ध्रुवीय परिधि कितनी थी? तो ध्रुवीय परिधि थी 40,008 किलोमीटर। अब इसमें हम 360 का भाग देंगे। 360 का क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि यहां पर 90
और 90 पीछे की ओर, है ना, और यहां 90 और 90 पीछे की ओर, कितना हो जाता है 360। पूरे गोले में या पूरे वृत्त में कितने डिग्री के कोण बन सकते हैं? 360 के। कितने बन सकते हैं? 360 के। तो अगर हम यहां 360 का भाग दे दें तो यहां पर 111.13 आएगा। तो दो अक्षांश रेखाएं, यानी कि 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में, इनके बीच का जो गैप है, दूरी है, वो कितनी होगी? 111.13 किलोमीटर होगी। ठीक है ना, याद रखना, इनके बीच में जो गैप होगा वो 111.13 किलोमीटर होगा। अब ये जो गैप है इसको कहते क्या है? तो इसको कहा जाता है कटिबंध। क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें और हम देखते हैं कि ये कटिबंध कहलाता है। तो यहां पर महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से है? महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से है? तो अगली स्लाइड में हम महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला अक्षांश, ये जो रेखा है ना, जो अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री है। ये कौन सी है? 0 डिग्री। तो यहां हम लिख देते हैं 0 डिग्री। अब ये जो रेखा है इसको क्या कहा जाता है? ये है आपके भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमि के मध्य में भूमध्य रेखा कहा जाता है, या इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, या हम इसको इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो विषुवत रेखा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये हो गया पहला अक्षांश। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस स्थान पर जो दिन और रात की अवधि है वह बराबर रहती है। दिन और रात की अवधि कैसी रहती है? यहां पर बराबर रहती है। इसके बाद में थोड़ा सा ऊपर की ओर अगर हम जाएं तो यहां पर एक अक्षांश रहता है 23.5 डिग्री अक्षांश। अब ये जो अक्षांश है ना, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 23.5 डिग्री, और इसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और ये है भूमध्य रेखा। जैसे उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध में, तो यहां मैं लिख देता हूं उत्तरी, है ना, और ये दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो यहां भी 23.5 डिग्री है, और ये क्या कहलाता है? मकर रेखा। तो मैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अगर अक्षांश की बात करूं तो उसको हम मकर रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा सा और ऊपर की ओर हम आए यहां पर, तो ये वाला पार्ट है, ये 66.5 डिग्री का है, उत्तरी, है ना। तो यहां मैं लिख दूं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। इसी प्रकार से नीचे वाला जो पार्ट है ये भी 66.5 डिग्री का है, और ये दक्षिण में है, तो इसको हम कहेंगे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंटार्कटिक वृत्त। और ऊपर की बात करें तो ये हो जाता है आपके 90 उत्तरी गोलार्ध का, और ये हो जाता है 90 दक्षिणी गोलार्ध का। तो यहां हम कहेंगे कि 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये उत्तरी गोलार्ध का, ये दक्षिणी गोलार्ध का। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव, और ये कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, इन चीजों का ध्यान रखना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अक्षांशों के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? कटिबंध। अक्षांशों के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर 23.5 से लेकर 23.5 तक ये जो पार्ट है ना, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। इसके बाद में इससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? ये वाला भाग, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से ये वाला पार्ट भी आपके शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद में इससे ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग, ये कहलाता है शीत कटिबंध। ठीक है, तो इस तरीके से अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के मध्य कुछ बातें हैं जिनकी जानकारी हमें रहनी चाहिए।
अब देखिए इसमें और किस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। इसमें और क्वेश्चन ये पुटअप किए जाते हैं कि अगर हम पूरी धरती पर सारे अक्षांशों को देखें ना, तो खास ये अक्षांश तो हमें ध्यान में रखना है। ये पूछ लिया जाता है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा, इसको हम मकर भी कहते हैं, मकर रेखा, और इसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं। मकर रेखा कौन कौन से देश में गुजरती है, या विषुवत रेखा कौन कौन से देश में गुजरती है, या कर्क रेखा कौन कौन से देश में गुजरती है, या कौन कौन से महाद्वीप में गुजरती है। प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि अब ये तीनों है ना, कर्क, भूमध्य और मकर रेखा, एक साथ कौन से महाद्वीप में गुजरता है, यानी कि ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिसमें तीनों गुजरती हो, ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिसमें केवल कर्क रेखा गुजरती है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उनके लिए मैं आपको एक छोटा सा मैप बता दूं ताकि आप उसको गूगल पर भी पढ़ सकें और धीरे धीरे आपको ये भी जानकारी होने लग जाएगी। जैसे देखिए यहां पर आप देखेंगे कि ये अफ्रीका है, और अफ्रीका में ये वाली बीच की रेखा है ना, ये है कौन सी, ये है विषुवत रेखा, ऊपर वाली कर्क रेखा और नीचे वाली मकर रेखा। तो अफ्रीका जो येलो रंग में आप देखेंगे कि यहां कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों जा रही है। तो ये प्रश्न बन गया, ठीक है ना। और पूरा जो मैप है वो भी हमें ध्यान होना चाहिए कि किसकी स्थिति कहां पर है। जैसे अगर कुछ देशों का समूह दे दिया जाए कि कर्क रेखा किस में से नहीं गुजरती है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस कर्क रेखा के मध्य में कौन से देश आ रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। जैसे भारत का जब हम भूगोल पढ़ते हैं तब हम ये देखते हैं कि कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के अंदर नहीं गुजरता है ना। तो इस तरीके से भी पूरे विश्व के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि जैसे साउथ अमेरिका है, इसमें मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजर रही है परंतु कर्क रेखा नहीं गुजर रही है। तो ऐसे प्रश्न पुटअप किए जा सकते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं आपको पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, ताकि आपको नया से नया लाभ मिलता रहे।